सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के आगाज में स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां आज उतार चढ़ाव की कैफियत रही। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज था। एक मौके पर मार्केट ने 66,000 की सतह को भी अबूर किया, लेकिन फिर मार्केट रिवर्स हुई और अख्ताम पर 65,700 से जायद पॉइंट्स पर बंद हुई है। मजमूई तौर पर 38 पॉइंट्स की आज कमी देखी गई। अब रमजान से पहले मुमकिन तौर पर यह मार्केट का आखिरी दिन हो सकता है। तो ये जो सूरत हाल रही है, आगे किस तरह से मार्केट चलेगी रमजान में, ज़ाहिर दौरानिया जब मार्केट का कम हो जाएगा तो क्या मार्केट के वॉल्यूम पर भी फर्क पड़ेगा, इंडेक्स का जो ये सिलसिला है ये किस तरह से आगे चलेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट से हम अपडेट करेंगे आज के कारोबार के हवाले से भी, और फिर आगे जिस तरह से मार्केट रन करेगी उस हवाले से भी। कफील बताइएगा, आज जो ये उतार चढ़ाव की कैफियत रही, इसकी क्या वजूहात थी, और जब मुमकिन तौर पर कल से अगर रमजान मुबारक शुरू हो जाते हैं तो उसमें फिर मार्केट किस तरह से चलेगी? देखिए, मार्केट में अगर हम बात कर लें, आज से कारोबार का जो है उतार चढ़ाव देखा गया और मार्केट जो है वो कारोबार के एंड पर 38 पॉइंट कमी जो है वो मार्केट पर रही है और 65,755 के जो लेवल था मार्केट उससे क्लोज हुई था। ट्रेडिंग के दौरान एक लेवल ऐसा भी था कि मार्केट जो है वो 66,000 जो है वो क्रॉस करते हुए 119 तक पहुंची थी। तमाम उसके बाद इख्तितामी मराहिल में जो है 19 पॉइंट कम हुए हैं और 65,755 के लेवल पर मार्केट जो है क्लोज हुई है। अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर तो 16 अरब रुपए मालिक की जो है वो तक में 54 करोड़ जो हिस्से से उसका कारोबार रिकॉर्ड किया गया और 220 कंपनी की जिसमें इजाफा, जबकि 16 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल जो माहिरीन उनका कहना ये है कि IMF के जो प्रोग्राम है उसके वजह से अब हुकूमती जो तरजीहात उसको बेहतर होना चाहिए ताकि जो मामला है उनको आगे बढ़ाया जाए और इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है उसकी जो है वो ठीक होनी चाहिए ताकि वो मार्केट पर बहुत असर डालेगी। और यही वजूहत होंगी कि अब 18 तारीख को अगर हम बात कर लें तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी है, तो अब तवक्का कर रहे हैं सरमायाकारी की जो डिस्काउंट रेट है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी शायद हो जाए। और ये वो तमाम मराइल आप देखने के डिस्काउंट रेट में कमी किस हद तक होती है या नहीं होती है। और सेकंड ये कि अब जो डायरेक्शन होगी हुकूमत की वो किस तरह जो है वो आगे तयन करेंगे। ठीक है, जो हुकूमत की आगे माशी सिमत है अब उससे पता चलेगा कि आगे माशी तौर पर कितना मुस्तहकम पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन है, मार्केट कौन है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमारे साथ मौजूद साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो एहसन साहब, ये आज हमने मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा, पिछले पूरे हफ्ते कभी रिकवर होती रही मार्केट, कभी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया, तो ये सूरत हाल अब आगे रमज़ान में भी अगले एक माह तक जारी रहेगी या फिर मार्केट की स्टेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं आना रमज़ान से? देखिए, आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वक्तों में जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी नेक्स्ट वीक इसी वक्त, आई थिंक कि एक्सपेक्टेशन यही है कि उसके अंदर कुछ कटौती हो जाए। उसकी वजह यह है कि हमने 23% इन्फ्लेशन यानी कि 28% से 23% पे आते हुए देखी, तो काफ़ी ज़्यादा देयर आर स्पेकुलेशंस के पॉलिसी रेट के अंदर कटौती की जाए, बट सर्टनली उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, उस पर स्पेकुलेशन इस वक्त देखी जा रही है। खुशाइन बात यह है कि गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एटलीस्ट इनिशियल सेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत डायरेक्शन देखा जा रहा है। अब दुनिया भर की मार्केट्स चूँकि तेज़ हैं, तो पाकिस्तान मार्केट भी जो है तेज़ी से जो है वो रिकवरी की तरफ जा रही है और हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन $20 मिलियन जो है माह जो है फरवरी में जो है वो देखी गई है। और ऐसा साहब, ये जो इस वक्त एक्चुअल वॉल्यूम जो होना चाहिए वो इस वक्त मौजूद है मार्केट में, जो इंडेक्स इस वक्त हम देख रहे हैं 65 से 66 के दरमियान में इस वक्त रुका हुआ है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है या अभी इसमें मजीद कैपेसिटी मौजूद है, अभी इसमें मजीद गुंजाइश है कि ये अभी आगे बढ़ सकता है अगले कुछ माह में? देखिए, MSCI ने जो लीड इंडेक्स प्रोवाइडर है उसकी जो इंडेक्स है उसके हिसाब से तो पाकिस्तान मार्केट 4 से 5 के मल्टीपल पर है और दीगर जो उसमें फ्रंटियर मार्केट्स हैं वो जो है वो एवरेज जो है 17 to 18 के मल्टीपल पे चल रही है। तो जाहिर है गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है कि मार्केट आउट परफॉर्म करें। रिसेंटली 22 कंपनीज MSCI ने ऐड की थी अपने स्मॉल कैप इंडेक्स और फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें यही नज़र आता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट को लीड करेगी और फिर उसके बाद लोकल इन्वेस्टर भी जो है जब इंटरेस्ट रेट लोकली कम होंगे तो उसको परसू करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हाई पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्ड जो है वो तेजी देखी जाए, बट सर्टनली उसके लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा और कंड्यूसिव हो, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में हो और फिर इसके अलावा जो है आगे इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफाइन हो, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन जो है मुस्बत जाने की जो है तवक्कुआत जो है बढ़ चुकी है।
और ऐसा पिछले जो 2-3 माह की मार्केट की परफॉर्मेंस है वो तो ज़ाहिर है इतनी हौसला अफजा नहीं है, तो उसको देखते हुए फिर ये कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अब जैसे जैसे वो एक आती जाएगी और एक सियासी माहौल बेहतर होता चला जाएगा, तो उससे मार्केट को कितना गेन मिल सकता है, कितनी बेहतरी आ सकती है मार्केट में? देखिए, पोस्ट इलेक्शन हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन 7 से 8% का जो है वो इजाफा देखा गया है। तो फिर 20 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर फ्लो इन हुए और ये पोस्ट इलेक्शन है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 10 माह के अंदर $2 बिलियन तक जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर सकती है। और उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि ईजिली जो है और कंफर्टेबली इलेक्शन जो है वो परसू हो गए और फिर अब नॉमिनेट भी हो चुके हैं मेजोरिटी जो कैबिनेट है। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है फ्री फ्लो जो है वो इन होगा। पाक यूएस रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। उसके बाद आईएमएफ के जो ताल्लुकात हैं यानी कि जो रिव्यू टॉक है वो उसके मुस्बत होने की तवक्कुआत हैं। और आई थिंक कि नई जो $6 बिलियन की जो पाकिस्तान को ट्रांच मिलनी है उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो डॉलर बेस्ड बॉन्ड्स हैं उनकी रैली जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी है और उसके अंदर जो रिकवरी देखी गई है वो रिकॉर्ड रिकवरी है। और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिंग कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है उसके अंदर वर्किंग हुई है। और ऐसा अब इस वक्त क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक रुझान, उनका इंटरेस्ट एक आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट की तरफ? क्या वेट किया जा रहा है इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएं, एक इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाए, एक प्रॉपर ट्रैक पर पाकिस्तान की इकोनॉमी चलने लगे, गवर्नमेंट रन होने लगे, तो फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? देखिए, $20 मिलियन जिस तरह से फरवरी के माह के अंदर आई, एक्सपेक्टेशन यही है कि हर मंथ जो है अराउंड 25 to 30 मिलियन डॉलर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 10 से 12 माह के अंदर जो है मार्केट रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करेगी, जो इससे पहले जा चुकी थी। चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शनलेस मार्केट जो है वो चल रही थी। आगे जब IMF के ताल्लुकात जो है ये रिव्यू जो है पॉसिबली अगर वो हमें अच्छे तरीके से हम उसको क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लीड इन करेगी मार्केट में। और इंटरेस्ट रेट अगर चूंकि कम होने की तवक्कुआत हैं, जहां पर इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया है, गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट के कम होना भी जो है एक मेजर रीजन होगा मार्केट के बढ़ने का। और ऐसे तो अभी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये इंटरेस्ट रेट में भी कितनी कमी आ सकती है? क्या मार्केट के जो इस वक्त एनालिस्ट हैं या जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनको कुछ बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट में भी कितनी कमी की जा रही है? अगर एक बार फिर स्टेबल रहता है तो फिर उसके क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे? देखिए, ये तो स्टेट बैंक के बोर्ड ने डिसाइड करना है, बट इन्फ्लेशन चूंकि 28% से 23% भी है और ये सिर्फ एक माह के अंदर भी है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 2 माह के अंदर 5% अगर और इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो पॉलिसी रेट के अंदर 5% तक कमी की जो है पॉसिबिलिटी बनती है। बट सर्टनली ये स्टेट बैंक ने खुद मार्च 18 को डिसाइड करना है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 2 माह के अंदर जो है पॉलिसी रेट के अंदर जो है 5% तक कमी आने की जो है तवक्कुआत इस वक्त इन्वेस्टर्स ने ली हुई है। बट सर्टनली उसके लिए स्टेट बैंक के बोर्ड ने इसको अग्री करना है। एट द सेम टाइम नई जो नॉमिनेशन होगी फाइनेंस मिनिस्टर की, आई थिंक वो भी एक क्रिटिकल जो है वो रोल प्ले करेगी इन्फ्लेशन को जो है वो उसकी इन्फोर्समेंट में या उसको कंट्रोल करने में। और ऐसे जब IMF की जो डिमांड्स अभी तक जो सामने आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से और आगे जब उनको इम्प्लीमेंट होना है, तो क्या उसका भी कोई रोल हो सकता है मार्केट पर? क्या वो मार्केट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली हिट कर सकती है? देखिए, इस वक्त तो IMF की जो नेक्स्ट ट्रांच है अगर उसकी अप्रूवल हो जाता है तो तकरीबन $1 बिलियन ऐसे जायद जो है पाकिस्तान को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो नया जो प्रोग्राम है जिसकी तरफ पाकिस्तान परसू कर रहा है, आई थिंक वहाँ पर $6 बिलियन को जो है परसू कर रहा है। और आई थिंक कि उसके लिए IMF की अपनी कंडीशंस है जिसमें हायर टैक्सेशन है और जो टैरिफ जो पावर टैरिफ है उसकी रेशनलाइजेशन है जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें जो है वो नए जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो डील करेंगे IMF को। अपेरेंटली नज़र ये आ रहा है चूँकि हमने इससे पहले जो रिव्यूज़ हैं उसको सक्सेसफुली परसू किया है और उसको हमने कंप्लीट किया है, तो आगे भी जो है इस मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और अगर ये रहता है उस सूरत के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर भी कमी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इन होगी और ग्रोथ रेट जो है वो परसू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मेहंदी साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज। कह रहे थे कि आने वाले वक्त में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि हर चीज़ महंगी हो रही है और रमज़ान से पहले LPG की कीमत में एक बड़ा इजाफा, 30 रुपये फ़ी किलो का ये इजाफा सामने आया। और पिछले अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो इसमें 53 रुपये फ़ी किलो का इजाफा अब तक हो चुका है कीमत में। एक हफ्ते पहले जो LPG 257 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब तो खैर नहीं थी, उस वक्त भी वो महंगी ही मिल रही थी और 20 रुपये के फ़र्क से बेची जा रही थी। अब उसकी कीमत 310
रुपए तक जा पहुंची है, तो ये कीमत कहाँ जाएगी? और ज़ाहिर है कि क़ुव्वत ख़रीद से LPG भी बाहर होती जा रही है। कितनी मुश्किलात आने वाले वक्त में लोगों के लिए इस सिलसिले में मज़ीद पैदा हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान खोकर साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त एक्चुअल कीमत थी कोई 257 रुपये के करीब, वो उस वक्त भी 280 रुपये में बेची जा रही थी LPG। अब ये कीमत 310 हो चुकी है। ये क्या वजूहत हैं इसकी कीमत में इजाफे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब। मैं आपके सामने पिछले गुज़श्ता कुछ 3.5 साल से ये बात कर रहा था कि अगर एक हाथ में सप्लाई जाएगी तो यही वक्त यही मुश्किल होगी। कभी फ्लड के नाम पे लूटा जाएगा, कभी किसी न किसी कोई ना कोई बहाना, कभी डॉलर नहीं है, कभी LC नहीं खुलेगी, कई तरह के प्रॉब्लम। देखिए, मैंने कह रहा था आप पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट 525 मेट्रिक टन जामशुरू ज्वाइंट वेंचर आपने बंद रखा हुआ है। हमारे पास अब इम्पोर्ट ही एक वाहिद ज़रिया है जिसमें हम कंज्यूमर को फीडबैक दे सकते हैं। बात यह है कि सप्लाई और डिमांड का फ़र्क काफ़ी, इतना इंडस्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है। कुदरती गैस की ये हालत जो है आपके सामने है, उनके बिल आपके सामने है। एक वाहिद ज़रिया LPG था कि लोगों को सस्ती LPG और लोगों को सस्ता ईंधन मिल सके, लेकिन चूँकि इम्पोर्ट के तलक से और कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनका हाथ नहीं डाला जाता, सिर्फ दुकानदार पे हाथ डाला जाता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर पे हाथ डाला जाता है। अगर जामशुरू ज्वाइंट वेंचर अभी चल रहा होता, उसकी जब मैंने उस प्रोजेक्ट को पे काम किया था 525 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी। मैं कहता हूँ जामशुरू भी ज्वाइंट वेंचर भी चलना चाहिए फौरी तौर पर। ये मेरी शुरू से डिमांड है पिछले ऑलमोस्ट 4.25 साल से। और साथ के साथ LPG की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। हमारे पास खाली अब 60-70% इम्पोर्ट पे बेस कम कर रहे हैं। हमारे पास डॉलर भी नहीं है, LC भी नहीं खुल पा रही। कभी कोई फ्लड का बहाना, कभी रोड का बहाना, कभी किसी न किसी बहाने से हम लोग लूट रहे हैं। और अब बहसीयत मुसलमान, हमने रमज़ान से कबल मैंने ओगरा अथॉरिटी से यकम जो मार्च से मैंने शुरू किया, चेयरमैन ओगरा को रिक्वेस्ट मैंने की, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने मीटिंग्स की, उनको बताया कि ये मार्केट की सूरत है जो ही रमज़ान शुरू होने से पहले ये ऑलरेडी सब बंदी कर ली गई है। ये ऑलरेडी चूँकि लोकल प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम है, इंपोर्ट भी इंहिसार कर रहे हैं। कभी वो सेल बंद कर देते हैं, कभी जहाज़ लगता है उसकी LCs क्लियर नहीं होती, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते, कई तरह के बहाने हैं। लेकिन हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। हमें जामशुरू गवर्नमेंट क्या कंफ्यूज है, उसका फोकस नहीं। हम देख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी डिस्कवरीज कुछ इलाकों में हो रही हैं। पिछले चंद माह में कई गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन बड़ी छोटी मकदार में। तो वो नई दरियाफ्त की तरफ, नई डिस्कवरीज पर तो गवर्नमेंट का फोकस है, लेकिन क्या ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला है, इसको क्या बिल्कुल ही इस वक्त फोकस लेस है? इस पर गवर्नमेंट नहीं तवज्जो दे रही है? अरबाब, मैं दावे से कह रहा हूँ पिछले 3.25 से जब से जामशुरू ज्वाइंट वेंचर बंद किया है, कोई बड़ी, आप बता दें, कोई बड़ी फील्ड पे काम हुआ हो, कोई LPG की बड़ी प्रोडक्शन आई हो, तो जो आई भी है वो चंद हाथों में चलेगी। उसके बाद ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आज लोकल प्रोडक्शन बढ़ा के देख लें आप, जामशुरू ज्वाइंट वेंचर चलाएं, बाकी तमाम फील्ड्स पे काम करें, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, आप देखेंगे कीमतें। मैं कहता हूँ मैं दावे से कहता हूं, अगर लोकल प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ा के कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, मैं अपनी सब्सिडी देने के लिए तैयार हूं। हुकूमत आई है, वो बैठेगी, काम करेगी, हम उसके साथ बिल्कुल मुफ्त अपनी सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं इस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क के लिए। हम सब करने के लिए तैयार हैं। की वजह क्या थी? क्या उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी? वहां से क्या महंगी गैस प्रोड्यूस हो रही थी? उसको क्यों बंद किया गया था और अब दोबारा उसको क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? रुकावट क्या है? अरबाब, मजे की बात आप सब लोगों को मैं आपके तफस्सल से बताना चाहता हूं, जो LPG इंडस्ट्री के लोग हैं, ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे अरबों रुपए ऐसे जिसी ने कमाए हैं, अरबों रुपए। ये वाहिद प्रोजेक्ट था। आप SNGP सुई सदरन गैस से SAGC से पाइपलाइन के लिए गैस लेते हैं, उसमें प्रोसेस करते हैं, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन निकाल लेते हैं, दोबारा गैस का प्रेशर वापस कर देते हैं। 10% गैस की सिलिंगेज होती है। और आप देखें 525 मेट्रिक टन LPG और उसके बाद कच्चा तेल 100 टन निकलता था जो एक्सपोर्ट होता था। बात यह कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो बनी, मैं डे 1 से इसको अच्छी तरह जानता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं चाहता हूँ जामशुरू ज्वाइंट वेंचर भी चलना चाहिए और मज़ीद लोकल प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, ताकि एक हाथ में LPG की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता वार आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए, ताकि ये कहाँ जाएंगे। कुदरती गैस की हालत आपके सामने है, हज़ारों रुपये के बिल हम नहीं दे सकते, आपके सामने पोजीशन है। और हम LNG लाते हैं, LNG इसमें इंजेक्ट करते हैं, इन्हीं पाइपलाइन में जाती है, चोरी चकारी और लाइन लॉसेस से अरबों रुपए का फिर हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। जामशुरू ज्वाइंट वेंचर चलाने से
बहुत मसाइल हल हो सकते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, मुझे बुलाएं, मेरे साथ बैठे, मैं आपको सर्विस देने के लिए मेरे पास बहुत से आइडिया कि हम एलपीजी में 100% की कीमत में भी कमी कर सकते हैं। तो फिर ये इरफान साहब, ये क्यों, यही तो सवाल है, इसको बंद क्यों किया गया था जब इससे एक अच्छी खासी मिकदार में गैस भी पैदा हो रही थी, एसएसजीसी भी उससे अरबों रुपए अगर कमा रही थी, तो ये ओगरा ने कोई किरदार अदा किया क्या? जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, वो नहीं चाहती थी इसको कंटिन्यू करना? आखिर बुनियादी वजह क्या बनी थी? देखिए सर, एसएसजीसी और ये प्राइवेट सेक्टर के दोनों का आपस का मुआहदा था, जो कोर्ट के तलक से एक मुआहदा 1.5 साल तक चला। उसके बाद उस मुआहदे को रिन्यू नहीं किया गया, उस मुआहदे को गवर्नमेंट ने फॉलो को लोग उसके बाद मुआहदे को कंटिन्यू करना था ताकि उसकी प्रोडक्शन आती रहे। सर बात यह कि ये प्राइवेट सेक्टर में ये प्रोजेक्ट बंद करने के बाद आप मुझे ये बताएं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत की नाअहली की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हुआ। देखें सर, मुझे किसी ऐसी तरफ नहीं जाना कि क्या था, लेकिन गवर्नमेंट की ये एसेट्स हैं जो इस वक्त 450 अरब रुपए का लॉस हो चुका है। मैं दावे से कहता हूँ, ये अगर प्रोजेक्ट चल रहा तो आज मोनोपोली ना होती, आज ब्लैक मार्केटिंग में बहुत से लोग एक्सपोज हो चुके होते। हमारे पास लोकल प्रोडक्शन। देखिए बात ये कि मैं कहता हूँ, जिसकी भी गलती है, हुकूमत का, अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, उसको फौरी तौर पर चलना चाहिए और मजीद प्रोडक्शन भी आनी चाहिए जी। चलें, फायरे के जो माजी में नुकसान हो चुका है, अब इस मौजूदा हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन नुकसानात का अजाला करे, उन नुकसानात को छोड़े, अब आगे की बात करें। और अगर इसको, ये जो जॉइंट वेंचर जिसकी आप बात करें जामशोरू की, अगर इसको नहीं ऑन किया जा सकता तो कोई ऑल्टरनेट भी सजेशन हो सकते हैं, कोई दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर अभी इसका हल नहीं निकाला गया तो जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि 2027 तक वैसे ही पाकिस्तान में गैस की जो इस वक्त मकदार है, जो दरियाफ्त है, वो आधी हो जानी है। उसकी जो इस वक्त एक उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। तो ये उससे पहले हमें दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। अगले 1-2 साल तो फिर बहुत ही आप समझें कि क्रिटिकल होंगे इस सिलसिले में। बिल्कुल जी, आने वाले वक्त में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आने वाले अगले 2 साल इंतहाई मुश्किल हैं। 4 साल में ये चीज़ें सिस्टम बहुत हद तक क्लोज हो जाएगी। सिर इन्हसार जो आपका एलपीजी पे होगा, मैं कहता हूँ कि सब लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। बहुत से काबिल लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं पाकिस्तान में, मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। हम रास्ते निकाल सकते हैं, लोगों को एलपीजी सस्ती दे सकते हैं। नई प्रोडक्शन जामशोरू के अलावा और भी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, वो आ सकती है। और जो इस वक्त प्रोडक्शन है, इसमें बेहतरी लाने के लिए बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जो हम बैठ सकते हैं। देखें सर, आज मुसद्दक मलिक साहब को मुबारकबाद देते हुए कि उन्होंने हलफ उठा लिया है। जनाब मिनिस्टर पहले भी थे और उस वक्त ही मैंने दावा किया था कि जनाब पूरे पाकिस्तान में ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत 1 किलो भी गैस मुझे दिलवा दें, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। आज भी मुसद्दक साहब, मैं मुबारकबाद देते हुए आपको अर्ज़ करूँगा कि जनाब मिनिस्टर्स हैं, इस चीज़ को देखें। अवाम लुट रहे हैं, देखें लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारे पास डॉलर नहीं है। सही। अच्छा इरफान साहब, ज़ाहिर प्रोडक्शन जब बढ़ेगी वो उस वक्त जो कीमत होगी वो तो अभी ज़ाहिर उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जो अभी ये 310 रुपए की कीमत है, इसमें कितनी नाजायज़ मुनाफाखोरी शामिल है? ये इस वक्त एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए जो कि 310 पर इस वक्त पहुंचा दी गई है? देखें एक्चुअल कीमत जो है ओगरा ने जो जारी की, चेयरमैन ओगरा से बात हुई कि आप प्लांटों से ये जो नजायज़ मुनाफाखोरी है, रमज़ान मुबारक से कबल मैंने ये 8 दिन पहले ये सिलसिला शुरू कर दिया था, जा कर के 2 दिन में इस्लामाबाद में बैठा रहा। इस वक्त जो नजायज़ मुनाफाखोरी है, आप अरबों रुपए की, मैं आपको देखें डेली पाकिस्तान में 4 से 5 हज़ार टन सेल थी, लेकिन कुदरती गैस के शॉर्टफॉल से ये 6000 मेट्रिक टन डेली को टच कर रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि कुछ भी नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये पर केजी पे भी आप लगाएं तो अरबों पे जाता है। हम इस कैलकुलेशन में ना जाएं। हमने चेयरमैन ओगरा बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर उनकी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम, जो मैंने कहा था 3 मार्च को भी बैठा था, 5 को 6 को भी 2 दिन बैठे थे हम, तो अगर हम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इस पे काम करता, सप्लाई को प्लांटों से यकीनी बनाता तो चीज़ें बहुत बेहतर होती। होता क्या है, हम गरीब दुकानदार के पीछे पड़ जाते हैं, उस पर FIR देते हैं, जुर्माने करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। गरीब दुकानदार को पकड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आप बड़े ताकतवर लोगों को हाथ डालें फिर कुछ होगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं है कीमतें वापस आना, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सही। और इरफान साहब, ये जिस जॉइंट वेंचर की आप बात कर रहे थे, जामशोरू प्रोजेक्ट की, अगर बिलफर्ज इसको रीओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी ताखीर होती है, तो इसके अलावा कोई और अल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं? कोई फिर मुतबादिल रिसोर्सेज हमारे पास होंगी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? देखिए सर, इसके मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत आइडियाज़ हैं, पाकिस्तान में बहुत काबिल लोग हैं। हमें एक पिच पे बैठना होगा,
मुसद्दक मलिक साहब को इसके ऊपर बैठ के सोचना होगा कि हमें क्या क्या करना है। जो हमारी एसोसिएशन के तौर पे एज पाकिस्तानी ड्यूटी लगाएंगे, हम 24 घंटे उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन पाकिस्तान में गरीब की कुव्वत खरीद से एलपीजी दूर जा चुकी है, इस इंडस्ट्री को तबाही की तरफ। हमने अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि हम एलपीजी की स्टैंडिंग कमेटी एफपीपीसीसीआई से रिक्वेस्ट हमने की हुई है कि फ्यूचर प्लानिंग और पाकिस्तान के जो लेजिस्लेशन और सेफ्टी के ऊपर मसाइल है, इसके ऊपर हम एक प्रॉपर कमेटी तश्कील देंगे। अमृता बाजवा उसके तो चेयरमैन इरफान साहब, होंगे। जो हम आपका सब प्लान है पूरा, में ये काम जो तजावीज़ आपके पास मौजूद हैं, और ये अगर मुसद्दिक मलिक साहब और गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की सेटिंग होती है और इस पर काम शुरू भी हो जाता है, तो इससे प्रोडक्शन कितनी बढ़ सकती है? और ये जो कीमतें इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, इस पर किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? सर एसएचजीसी से ये जो प्रोजेक्ट लिंक करता है, अगर ये शुरू करे तो फौरी तौर पे एक महीने की 10,000 टन से ज़ायद एलपीजी इस यहाँ से आ सकती है, पहली अच्छा। बात। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, उस पर हम लोग बैठें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस पर करना चाहते हैं। चूँकि मैं अभी ऑनर बहुत सी बातें कर दूंगा, फिर बात यह कि उस पर तनकीद शुरू हो जाएगी। बात यह है कि हमें सबको होश के नाखून लेने होंगे। हमें इस मुल्क के लिए सोचना होगा। ये जेजेवीएल पहले 400 अरब का तकरीबन नुकसान हो चुका है, हमें इसको नुकसान से बचाना है। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमने एलसी नहीं खोल सकते। लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जहाँ शुरू चलेगा तो बेहतरी आ सकती है। मैं ये दावे से कहता हूँ, ये लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने से मसाइल हल और होंगे। इरफान साहब, जो आप लोगों की नहीं होंगे। सजेशंस अभी- होंगी, उसके लिए उस पर इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा? उनके लिए फिर कोई नया चैलेंज तो नहीं खड़ा हो जाएगा उन पर अमल दरामद करने से? सर देखें, इस वक्त गवर्नमेंट के पास चैलेंज प्रॉब्लम्स हैं कि उनके पास डॉलर नहीं है, एलसी नहीं खोल पा रहे। हमें तो अपने वसाइल में रह के काम कर रहे हैं। हमने अपने वसाइल के अंदर रह के काम करना है। हमने चंद लोगों को अब्लाइज नहीं करना, हमने करोड़ों लोगों की बात करनी है। हमने करोड़ों लोगों तक ये मामला जो है ना, आवाम को सस्ती गैस देने के लिए हमें सबको सर जोड़ के बैठ के हमें नेक नीची से आगे बढ़ना होगा। ठीक है। सबसे पहले लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, जाम शुरू चलने के बाद बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। आपके पास आइडियाज़ मौजूद हैं, गवर्नमेंट तक आपका पैगाम पहुंच गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट कब इसको संजीदा लेती है और आप लोग को बुलाती है, बिठाती है और फिर बात करती है। बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। तो अब ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब रमज़ान में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है और उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही आवाम को महंगाई के बड़े झटके इस वक्त लग रहे हैं और अशिया खुरनोश की कीमतें इस वक्त आसमान पर पहुंचा दी गई हैं। 2-2, 3-3 गुना इन कीमतों में इजाफा कर दिया गया और अब अगले तकरीबन पूरे एक माह तक यही सूरत हाल रहेगी और इसी तरह से नाजायज़ मुनाफाखोरी का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक अच्छी खबर भी पाकिस्तानी मईशत के लिए सामने आई है। वो है चाइना को जो बॉयल मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी मालियत अब बढ़कर $20 मिलियन तक हो गई है और ये कहा जा रहा है कि $60 मिलियन तक की इसमें गुंजाइश और इसको मज़ीद भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब रमज़ान के इस अरसे में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी हुकूमत की कि वो एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मरबूत तरीके से उसको चलाती रहे और ये जो कीमतें अस खुद बढ़ा दी गई हैं, इस पर नोटिस लिया जाए और लोगों के लिए हालात को आसान किया जाए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, KCCI के माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये एक सिलसिला चल पड़ा है कि ये पाकिस्तान में हर साल एक रिवायत बनती जा रही है कि रमज़ान से 2-3 रोज़ पहले कीमतों में अस खुद इजाफा कर दिया जाता है, फिर वो सिलसिला रमज़ान मुबारक में भी जारी रहता है। तो ये हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, हमारी हुकूमत, ये क्यों इससे बिल्कुल इन्होंने आंखें फेरी हुई हैं? लेकिन जी इस बुनियादी वजह महंगाई की पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल 3-4 साल से तो कम होने में आ ही नहीं रही कमी, और उसका हमने देखा हिस्टोरिक पीक पे भी गई और अभी मामूली जनवरी में कम होकर लेकिन फरवरी में फिर बढ़ गई। उसकी बुनियादी वजह तो यह है कि एक तो हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं उनका जो कार्टलाइजेशन है उनकी, उसके अंदर फिर जो बहुत सारे लोग जो नास्टी होल्डर्स आ जाते हैं जो टैक्स पेयर भी नहीं होते, जिनके पास एक कैश अनटैक्स अमाउंट का एक ह्यूज अमाउंट होता है, वो आके मुख्तलिफ अजनास की मार्केट्स में होर्डिंग करते हैं। यहाँ तक कि अलमिया ये हो गया कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जिसमें आपके फ्रूट है, ऑनियन है, आपकी बनाना है, इस तमाम चीज़ों की भी होर्डिंग बढ़ने लगी है पाकिस्तान में। और जब से कोल्ड स्टोरेज आए हैं तो इसकी होर्डिंग बढ़ के भी हमने देखा कि आपकी जो है कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि हुकूमत ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है एक्सपोर्ट बैन प्याज के ऊपर कि UAE को एक्सपोर्ट नहीं होगी, और साथ ही ईरान और अफगानिस्तान को बनाना, जो कि आपको पता है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लोग चाट में इस्तेमाल करते हैं,
उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई। दो कि उसकी कीमत सिर्फ 7% जो है उसकी प्राइस इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पाबंदी लगाई, लेकिन फिर भी आपको प्राइस काबू में होती नजर आ रही है। तो मैकेनिज्म इसका जो बना हुआ है, जो हिस्टोरिकली हम और आप देख रहे हैं कि कमिश्नर सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है पाकिस्तान में, और कमिश्नर जो प्राइस लिस्ट निकालता है वो मार्केट से उसका एक तो कोई लिंक नहीं होता, वो अपनी मर्जी से बैठ के ऐसी प्राइसेस लगा देते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट आपको कहीं अवेलेबल नहीं होती। अगर आप होलसेलर्स को देखें या रिटेलर को देखें तो कोई भी उस प्राइस लिस्ट के ऊपर माल बेचने को तैयार नहीं होता। वजह यह है कि हमने अपने सप्लाई चेन सिस्टम्स को इम्प्रूव नहीं किया। हमारे यहाँ जो होर्डिंग होती है उस पर हमने कोई खातिर ख्वाह क्रैकडाउन नहीं किया, और ये प्राइस लिस्ट जो निकलती है ये सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में ठेले वालों पे या छोटे दुकानदारों पे जुर्माने करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि कोई भी आदमी प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज नहीं बेच सकेगा, क्योंकि उसने जो है होलसेल मार्केट से या फैक्ट्री से जिस प्राइस पे ली है चीज वो उस पे ही बेचेगा। तो ये बुनियादी वजह है कि एक आई वॉश का एक तमाशा हम देखते हैं, लेकिन आम सारिफ जो है मुसलसल पिट रहा है। और इस साल तो ये हुआ है कि सारिफ की जो बाइंग पावर है, परचेजिंग जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी नहीं है। इनकम ना बढ़ने की वजह से उनके ऊपर ये कीमतें बहुत ज्यादा असर कर रही हैं। और कुछ दिन पहले शमसुल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि चलें सरकारी नरखनामे को तो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है, ये एक अलग इशू है, लेकिन एक इशू ये भी है कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक चीज़ जो कि एक दिन किसी कीमत पर होती है 100 रुपये की होती है, और वो 2 रोज़ के बाद उसी चीज़ को स्टोर करके उसकी कीमत जब 200 रुपये कर दी जाती है, तो ये इस इशू पर काम करना किसकी जिम्मेदारी है? कम से कम ये वाला क्रॉस चेक तो रखा जा सकता है कमिश्नर्स की जानिब से और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की जानिब से। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पाकिस्तान में कमिश्नर का जो निज़ाम है, कमिश्नर की प्राइस लिस्ट का निज़ाम, वो फेल हो चुका है, और कहीं भी दुनिया में अब ये निज़ाम नहीं रहा। शायद पाकिस्तान या एक आध मुल्क और होगा जहां पे ऐसा होता है। हमने अपनी मार्केट को एक डिमांड एंड सप्लाई पे चलाना होता है। अगर आपकी जो होर्डिंग और स्मगलिंग के ऑर्डिनेंस बने हुए हैं तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं होता? आपके पास जो है अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो ये उनका काम है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्राइस लिस्ट निकालते हैं। और साथ ही आप देखें एक और बहुत बुनियादी वजह जिसमें इस महंगाई का जिम्मेदार स्टेट बैंक खुद है, क्योंकि उनको भी इससे जो है इन्फ्लेट करके इकोनॉमी को टैक्स मिलते हैं। अब आप देखें कि 30% की अगर आप FBR की कलेक्शन में ग्रोथ आई है तो उतना ही इन्फ्लेशन हुआ है पिछले 1 साल के दौरान। तो इस चीज को भी चेक करना पड़ेगा कि जो पैसे की सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर लिसिट वे में जो कारोबार होता है वो कम होता जा रहा है। जो टैक्स नहीं पे करते उनको आपने छूट दे दी है। तो आपको एक सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, और फ्री मार्केट जो है जिसमें आपकी डिमांड एंड सप्लाई पे काम चले उसको लाना होगा। हम अगर जब तक ये सिस्टम बनाते रहेंगे, ये पुराना कमिश्नरी निज़ाम, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और मैं और आप रोजाना कभी दाल, कभी चीनी, कभी आटा, कभी केला, और कभी हम सब्जी की कीमतों के ऊपर रो रहे होंगे। आज प्याज जो है मार्केट में एक्सपोर्ट बैन होने के बावजूद रिटेल जो है वो 250-260 रुपए किलो तक चली गई है। खरबूजा जो कल तक आपका 120 रुपए किलो था, आज वो 200 रुपए किलो कह रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ सडन प्राइस बढ़ी नहीं है। शमसुल साहब, ये प्याज वाले मामले की तरफ में आ रहा था कि जब ये एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगी थी तो उस वक्त ये कीमत थी 200-220। एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने के बाद तो यहाँ कीमत कम होनी चाहिए थी, वो 150, 140, 130 पर आनी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़कर 250 से भी ऊपर पहुंच गई। तो ये अब इसमें कौन जिम्मेदार है? पॉलिसी पर तो इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन कीमतों पर कौन अमल दरामद करवाएगा? देखिए जी, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर आती है। हुकूमत ने ये समझा कि शायद केला और प्याज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस पर पाबंदी लगाने से कमी आ जाएगी। जबकि कोल्ड स्टोर अगर आप चेक करें तो चाहे कराची ले लें, पंजाब में किसी भी मंडी में ले लें, लाहौर का ले लें, या कहीं और इस्लामाबाद पिंडी, जहाँ भी सब्जी मंडियाँ हैं वहाँ पर कोल्ड स्टोर बने हुए हैं। वहाँ देखेंगे तो आपको वो तमाम फल नज़र आएंगे जो रमज़ान में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे खजूर है, अमरूद है, या आपका केला है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो इनके ऊपर चेक तो करना हुकूमत का काम है ना। वो हम बैठ के मीडिया पे बात करते हैं, आप इसको हाईलाइट करते हो, लेकिन ये एक तरीके का एक रिचुअल बन गई है हर साल रमज़ान में कि इस तरह से चीज़ें होती हैं, और उसको हुकूमत सही तौर पर अमल उसके ऊपर अमल नहीं कर पाती। हमने सुना था कि फार्मर्स मार्केट बनेगी, जो आपकी एक कॉन्सेप्ट था कि जी बीच में से मिडलमैन आड़ती है को ख़त्म किया जाएगा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। हालांकि ये बहुत अच्छा आइडिया था। दुनिया में
आपके जो मार्केट्स हैं उसमें हॉकर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर आपके फार्मर्स की मार्केट्स होती हैं। हमारे पास वो सब कुछ है। हम फार्म से लाकर मंडी तक चीजें लाने के लिए हम स्टोरेज भी प्रॉपर नहीं करते, वहाँ वेस्टेज भी करते हैं। फिर हम मिडल मैन को, जो आड़ती हैं, जो आपके जो जखीरा अंदोज है, उनको फ्री हैंड देते हैं और क्रैक डाउन के लिए सिर्फ रिटेलर्स पे, पुश कार्ड पे हम जाके कार्रवाई करते हैं, जिससे कीमतें कम नहीं होती। आपने बैन करने से एक्सपोर्ट पहले देखना था कि एक्सपोर्ट बैन होने से पहले ही बनाना जो है बहुत बड़ी मिकदार में जखीरा अंदोज हुआ है, किया गया है, उसकी कोल्ड स्टोर में रखा गया है और रमजान से पहले ही 200 रुपए से ऊपर का केला बिक रहा था। आज तो वो मार्केट में नजर ही कहीं नहीं आया। इसी तरह से जो चीजें आपकी दीगर खाने पीने की चीजें हैं, उनमें भी यही आर्टिफिशियल एक माहौल बनाया जाता है। साथ ही रमजान से पहले हमने कुछ देखा कि एक पैनिक बाइंग स्प्री करने की कोशिश की गई कि मार्केट में शटर डाउन, होलसेल मार्केट में शटर डाउन की एक झलक दिखाई गई कि हम इससे शटर डाउन कर देंगे तो लोग पैनिक में आके बाइंग करें। एक और चीज पाकिस्तान में होती है, वो ये है कि हमने आप देखा है कि बहुत से लोग, सफेद पोश लोग, राशन बना के लोगों को बांटते हैं। ये एक और एडिशनल डिमांड आ जाती है मार्केट के ऊपर। हमने अगर लोगों को, सफेद पोश लोगों को कुछ रकम दे दी जाए या उनका कारोबार सेट कर दिया जाए, उनको किसी ना किसी रोजगार के एक बना दिया जाए, तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि हर साल अगर हम करोड़ों रुपए खर्च करके और राशन के पैक बना के और अपने घरों के आगे लाइन लगा के एक नमूद दिखाते हैं, एक शोबाजी, एक शो ऑफ करते हैं, तो वो तो ज्यादा नामुनासिब चीज है, बल्कि वो मार्केट में एक डिस्टॉर्शन होती है। रमजान में आपकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी आपकी शॉर्टेज क्रिएट की जाती है आर्टिफिशियली। आपकी पाकिस्तान के अंदर जो है, कराची का खासतौर पर जिक्र करूंगा, आप कहीं भी मार्केट्स में जाके देख लें, वेयर हाउसेज जहाँ बने हुए, वो आपको छोटे छोटे खोखे होंगे, लेकिन उसके पीछे उनके बाद बहुत बड़े वेयर हाउस होते हैं जहां पर वो स्टोर करते हैं। सही। तो शमसुल साहब, एक इस सिचुएशन में एक आम सारिफ जो है, कंज्यूमर जो है, ज़ाहिर है पिस्ता तो वो ये पूरा बोझ उस पर आता है, तो अब उसकी आवाज़ उठाने वाला, उसके लिए कोई ऐसा काम, रिलीफ का कोई मदद करने वाला इस वक्त कोई भी इसका मतलब मौजूद नहीं है, बिल्कुल बेयारो मददगार है वो और हालात के रहमो करम पर है। बिल्कुल, इस वक्त मासिस को, पोर मैन को, सफेद पोच को जो है इन जखीरा अंदोजों और महंगाई माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। इलेक्शन से पहले भी हमने देखा महंगाई आई और हुकूमत चेंज होने से पहले भी महंगाई के लिए मार्च किया गया, लेकिन महंगाई उसमें और कई गुना बढ़ी। अब इलेक्शन के बाद भी महंगाई है, तो ये हमें कुछ चीजें जो है साफ नजर आ रही हैं कि यहाँ पर फेलियर है उस सिस्टम का, जिसके जरिए हुकूमत महंगाई को कम करने की कोशिश करती है। और साथ आपको बुनियादी तौर पे, अब अगर आप देखें कि इंपोर्ट जो चीज़ होती है उसमें अगर एक साल तक डॉलर के रेट में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपका 22% है और आम जो है बिजनेस के लिए वो 23 से 24% मिलता है, तो उसने भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया है, उसका भी इम्पैक्ट आया है। लेकिन सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजों की तकलीफ मुझे और आपको इसलिए होती है कि हमारे पास, हम रोज की बुनियाद पे वो चीजें लेते हैं, हम घरों में जखीरा नहीं कर सकते, और उस पे आपके पास रोजाना बाजार जाने से या हफ्ते में कुछ चीज लेकर आते हैं, उस पे रोजाना प्राइसेस चेंज हुई होती हैं, एक एक दिन के पास प्राइस। तो इसके ऊपर तो हमारे पर जो सिस्टम है इसको ठीक करना पड़ेगा और मार्केट के जरिए मार्केट फोर्सेस को कम्पीट करना होगा। किसी चीज पे इंपोर्ट की पाबंदी लगाना या एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाना हल नहीं है। मार्केट को आपस में कम्पीट कराना होता है, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी हमने जो है लिंक करना है मार्केट के साथ, ताकि वो मिडल मैन, आड़ती के चुंगल से निकल जाएं। एक बहुत बड़ा माफिया है जो उनकी जो है असल प्राइस उनको नहीं पहुंचाता। मैं आपको मिसाल देता हूं प्याज की, कि प्याज में जब ऑक्शन होता है तो रुमाल डाल के और उसको हाथ नीचे से आपस में तय मिलाते हैं, और जिससे प्राइस होती है वो ना मुझे पता है देखने वाले को, ना ग्रोअर को पता चलता है, वो आड़ती की मर्जी है कि वो उसको क्या प्राइस देता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ये खत्म होनी चाहिए। अब तो मार्केट में एक दुनिया तरक्की कर गई है, कहीं भी ऐसी कीमतें निकाली नहीं जाती और चीजों को सस्ता होता है। दुबई आप देख लें और दूसरे मुल्क देख लें जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, वहाँ हमसे ज्यादा चीजें सस्ती हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंटिफिक वे में काम कर रही है, वहां मार्केट नेचुरल फोर्सेस पे चल रही है, यहाँ मार्केट जो है माफियाज के हाथ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCCI थे। उम्मीद हम करेंगे कि मुतल्लिका इदारे गफलत से जागें और अपना किरदार अदा करें ताकि रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी से आवाम को बचाया जा सके। लेकिन चंद बेहतर खबरें भी इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त आ रही हैं, और एक तो बॉयल मीट जो कि चाइना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें इजाफा हो रहा है, उसकी एक्सपोर्ट में $20 मिलियन तक की एक्सपोर्ट पहुँच चुकी है, $60 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फिर रशिया को कीनू भेजे जा रहे हैं और वो भी एक खेप बाय रोड पहुँच चुकी है अब रशिया। तो ये कितना
कामयाब प्रोजेक्ट हो सकता है और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कितना फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? अगर ज़मीनी रास्ते को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे कॉस्ट और फिर जो लॉजिस्टिक के जो इशूज़ होते हैं वो किस हद तक उन मसाइल पर काबू किया जा सकता है? वहीद अहमद साहब इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, पेटर इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो रशिया को इस वक्त कीनू भेजे जा रहे हैं ज़मीनी रास्ते से, ये ज़मीनी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ये कितना फ़ायदेमंद है, इससे वक्त को कितना बचाया जा सकता है और पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है? आपका आपने प्रोग्राम में लिया और ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने दिया और दूसरी बात है रमज़ान मुबारक हो। और बात इसमें मैं आऊँगा कि जो रशिया में हमारा कीनू गया उससे ये फ़ायदा हमें होगा कि जो हमारा ट्रांजिट टाइम जो बाई सी जो आज 45 से 50 दिन है वो कम हो के 20 से 21 दिन पे आ जाएगा। सप्लाई अच्छी पहुंचेगी, ट्रांजिट टाइम कम होगा। मगर जो चैलेंज ये है कि इसके जो फ्रेट काफ़ी हाई, अभी तो ठीक है, अगर अभी तो हमारे कीनू का सीज़न भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो ट्रॉले एनएलसी या कोई भी ट्रांसपोर्टर के जा रहे हैं रशिया तक, तो उसके फ्रेट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि जो कार्गो यहाँ से जा रहा है तो वो कार्गो वहाँ से भी आना चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो जाके हमारा जो है ये जो ट्रक जो है फिजिबल भी होंगे। ये स्टार्टिंग है, ये एक अच्छा है, क्योंकि बात है कि कीनू की तो शेल्फ लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आपको मैंने पहले भी प्रोग्रामों में बताया कि जो इंडस्ट्री है कीनू की ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है, 50% से ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, क्योंकि ये वैरायटी 60 साल हो गए हमने लगाई हुई है। दुनिया में कोई भी सिट्रस की वैरायटी 25 साल के बाद बदली जाती है। हमारी कमेटियां भी बनी प्रोविंस की जो केयर टेकर की और फिर फेडरल में भी बनी, मगर कोई उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और ये बातें अभी 4 महीने गुजर भी चुके हैं। हमने यही कहा है कि न्यू वैरायटीज पे काम करें। आज जो हमारी सिट्रस की इंडस्ट्री जो 220 मिलियन से 100 मिलियन पे आ गई है, उसको हम $1 अरब पे कैसे ले जा सकते हैं। हमने उनको रोड मैप भी दिया पूरा कि अगले 10 सालों में हम फ्रेश और वैल्यू एडेड में कैसे सिट्रस की इंडस्ट्री ग्रो करे। हमने कहा है जो सीजन आज 3 महीने का 2 महीने का हो गया, हमने किस तरीके से इसको 8 महीने में लेके जाना है। हमने नए एरिया और न्यू वैरायटीज के ऊपर काम करना है, जिसमें लेमन हो गया, जिसमें मैंड्रीन का मतलब ये कि जिस तरह कीनू है, इजी पीलिंग फ्रूट जिसमें सीड कम हो, ऑरेंज में काम करें, ग्रेप फ्रूट में करें और इसी तरह और वैरायटीज में करें। हम वही साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करना शुरू होते हैं उसकी फिर मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है या फिर उसकी प्राइस एकदम से हाई हो जाती है, 2-2, 3-3 गुना उसमें इजाफा हो जाता है। तो ये कीनू को इस वक्त जो रशिया भेजा जा रहा है, इससे कीनू पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसकी कीमत पर। अभी तो सीज़न खत्म हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट सीज़न आएगा और फिर साथ ये जो चाइना को हम इस वक्त बॉयल मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये $20 अरब, अब ये डॉलर्स के चक्कर में ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान में गोश्त की शॉर्टेज होते देख रहे हों? फिर देखिए जी, हमें ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें लोकल डिमांड क्या है और इंटरनेशनली क्या मतलब कि हम इंटरनेशनली किस तरीके से हम करें। अगर हमारे पास सरप्लस हो, बात हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, फ्रूट वेजिटेबल चले, फ्रूट तो हमें ऐसी डिमांड नहीं होती जितने अनियंस और पोटैटोज की जो लोकल डिमांड होती है, हमें उसको देखना पड़ता है। और दूसरी बात, जिस तरह आपने मीट की बात की है, बात है कि आपकी प्रोडक्शन पीछे से भी बढ़े तो फिर आगे एक्सपोर्ट हो तो वो फायदेमंद है। ये नहीं कि हम पाकिस्तानियों के लिए रेट बढ़ाते रहें डॉलर के उसके ऊपर, ऐसा नहीं फिजिल पड़ेगा। डॉलर की हमारी स्ट्रेटेजी तो यही है कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए कि इन्फ्लेशन से हम बढ़े ना। तो बात फिर एक तरफ हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, तो उसमें फर्क क्या हो जाएगा। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी करेंगे, पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें पूरे एग्रीकल्चर के अंदर। वो जो भी एग्रीकल्चर में आता है, सी फूड आता है, मीट आता है, राइस आता है और जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इसके अंदर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी हैं, फ्लोरिकल्चर, तो हमारे पास सेक्टर बहुत है। मैं तो समझता हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर में हम अगर तवज्जो सही तरीके से दे दें रिसर्च के साथ, मैं ये समझता हूँ अगले 10 सालों में सिर्फ एग्रीकल्चर की $25 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकती है। अच्छा। और जो चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं 10 बिलियन से ऊपर, वो भी नीचे आके 1-2 बिलियन पे खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर हमने एक ही चीज़ देखी है, इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी नहीं होती और सब यहाँ इस मुल्क को ट्रेडर मुल्क बनाना चाहते हैं, इंपोर्ट को ज्यादा फोकस करते हैं। अगर 2013 से लेकर 18 को आप देखें तो हमने इस मुल्क को ट्रेडिंग बना दिया था। हमने टमाटर, प्याज, सब्जियां इंडिया से
इंपोर्ट करना शुरू कर दी थी और अपने किसान के साथ जुल्म शुरू हो गया था। बिल्कुल सही। तो बात ये हमने वहाँ हुकूमत को बोला एग्रीकल्चर पर अगर फोकस करें तो फिर आप ये कह रहे हैं कि 25 अरब डॉलर तक भी सिर्फ एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट जा सकती है। अब हुकूमत को फोकस इस पर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।